ऑर्गेनिज्म या व्हाट इज लिविंग पे आता है। ठीक है, जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ये पहला एफएटी है आपका, जिसमें हम बात करते हैं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, अब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। नॉन डिफाइनिंग कैसा प्रॉपर्टी है? नॉन डिफाइनिंग ऐसा प्रॉपर्टी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकता है बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो हमको ये जानना है कौन सा डिफाइनिंग है कौन सा नॉन डिफाइनिंग। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है दैट इज ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे सर? ग्रोथ को हम बोलेंगे इंक्रीज इन नंबर मास ऑफ सेल्स, है ना, इंक्रीज इन नंबर या इंक्रीज इन मास को हम ग्रोथ कहते हैं। प्लांट में ग्रोथ क्या होता है? पूरे लाइफ टाइम चलता है, बट एनिमल्स में ग्रोथ सर्टेन एज तक ही चलता है, बट सेल डिवीजन होते रहता है क्योंकि रिपेयर की जरूरत होती है, रिपेयर की वजह से सेल डिवीजन यहां होते रहता है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, बेसिकली ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन मास एंड साइज। ठीक है, बट नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग में जो ग्रोथ होता है कौन सा ग्रोथ होता है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मतलब बाय ग्रोथ ऑफ सरफेस एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, मतलब बाहर से कुछ चीज डाल रहे हैं, कुछ चीज डिपॉजिट कर रहे हैं, उससे जो ग्रोथ होता है उसको हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। बट हमारे अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है दैट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ, अंदर से ग्रोथ हो रहा है ना, में जो ग्रोथ होता है दैट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ। कहां पे ग्रोथ हो रहा है सर? अंदर की तरफ ग्रोथ हो रहा है, तो दैट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, तो अगर तुमसे ये सवाल पूछे क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? नहीं, अगर सिर्फ लिखे कि ग्रोथ तो आप लिख दोगे नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट अगर स्पेसिफिकली मेंशन करें इंट्रिंसिक ग्रोथ तो इस केस में आप लिख दोगे कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो इस केस में आप लिख दोगे ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो पहला आ गया मेरा ग्रोथ, ग्रोथ इज अ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, बट अगर हम इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात करते हैं तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, बढ़िया। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है भैया? रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में, सॉरी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो एक ही बात होती है। दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, लोअर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय मेथड सच एज बडिंग, रीजेनरेशन। अब बडिंग कहां होता है? बडिंग हाइड्रा में होता है, आपने देखा होगा। रीजनरेशन कहां होता है? रीजनरेशन भी दो तरह का होता है, एक होता है पूरा पार्ट रीजनरेट कर दिया जिसको हम मॉर्फोलाइसिस कहते हैं, इसमें पीवाईक्यू आया है। कहां देखने को मिलता है सर? ये प्लेनेरिया में। और दूसरा होता है इसको हम कहते हैं एपीमॉर्फोसिस। ये कहां आपको देखने को मिलता है? एपीमॉर्फोसिस आपको देखने को मिलता है लिजर्ड के टेल में, छिपकली के पूंछ में आपको जो देखने को मिलता है दैट इज एपीमॉर्फोसिस। ठीक है, अच्छा, क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? नहीं, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं। क्यों नहीं है सर? क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन होता है? नहीं, बहुत ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, जैसे म्यूल्स हो गया, स्टेराइल होता है ना। वर्कर भी हो गई, फीमेल होती है और स्टेराइल होती है। ठीक है, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं ये। ठीक है, तो इन सब में क्या है भैया? इन सब केसेस में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इन सब केसेस में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो इसीलिए ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अगला मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। क्या क्या चीज का होता है? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? जो ब्रेकडाउन का प्रोसेस होता है उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं, जो ऐड हो रहा है उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। और मेरे बॉडी में कॉन्स्टेंटली कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म चला जा रहा है और यही हमें जिंदा रख रहा है। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिज्म होता है? बिल्कुल, इट इज अ डिफाइनिंग फीचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सब ऑर्गेनिज्म में आपको मेटाबॉलिज्म मिलता है। क्या सेल के बाहर भी मेटाबॉलिज्म मिल सकता है? बिल्कुल, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन विट्रो, सेल के बाहर। ठीक है, बट दे आर नॉट लिविंग थिंग्स, बट उनको हम लिविंग रिएक्शन कहते हैं। तो इसीलिए मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ना, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, फिर आते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ भैया? हम कैसे बने होते हैं? सेल के, फिर टिश्यू के, ऑर्गन सिस्टम के और ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, तो ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। ठीक है, तो क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? या इट इज आल्सो डिफाइनिंग फीचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग फीचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर आते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है भैया? तो दो टर्म होता है बेटा, एक होता है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है सर? एनी चेंज in the external environment of body, तो इसको स्टिमुलाई कहते हैं। और इस स्टिमुलाई के बारे में हम अवेयर होते हैं और इसमें हम रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। एंड दिस इज व्हाट कॉन्शियसनेस इज, है ना। आप अवेयर हैं अपने सराउंडिंग के बारे में। क्या सभी ऑर्गेनिजम्स कॉन्शियस होते हैं? बिल्कुल, सभी ऑर्गेनिजम्स कॉन्शियस होते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? बिल्कुल, कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बट अगर हम बात करें सेल्फ कॉन्शियसनेस की, क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? नहीं जी, ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ये नॉन डिफाइनिंग
प्रॉपर्टी है। क्यों ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है सर? क्योंकि इट इज ओनली इन ह्यूमन बींग्स, इट इज ओनली इन ह्यूमन बींग। हम ही एक ऐसी प्रजाति है जो सेल्फ अवेयर है। हमें एहसास होता है कि हम मोटे हो गए हैं, हमें एहसास होता है हमारे बाल ठीक से सेट नहीं है, हमें एहसास होता है कि हम काले हैं, है ना। बिल्ला, मेरा देखो क्या हैंडसम सा बिल्ला है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आके अपने बाल सेट नहीं करता, उसको लगता है कि मैं क्यूट हूं तो हूं, है ना, उसे फर्क नहीं पड़ता। तो यही वाली बात है। तो हम सेल्फ कॉन्शियस है, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म सिर्फ कॉन्शियस है ना। आज हम भी सिर्फ कॉन्शियस होते हैं तो आज हम शर्ट पैंट नहीं पहन रहे होते, हम अच्छे चश्मा नहीं पहन रहे होते, हम अपनी दाढ़ी सेट नहीं कर रहे होते, राइट, है ना। क्या मस्त कोई भी ऐसे उठा के कहीं भी चला जाता, कोई फर्क नहीं, नहाए नहीं नहाए, कुछ किया, है ना। तो ये वाली डिफरेंट चीजें आती हैं जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये कॉन्शियसनेस की बात हो गई, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज आता है कि कोमा पेशेंट, क्या वो कॉन्शियस है? नहीं, वो कॉन्शियस नहीं है, ठीक है। तो क्या वो लिविंग है या डेड है? वो ना लिविंग है ना डेड है, क्योंकि हम उनको आर्टिफिशियल इंटरवेंशन से जिंदा रख रहे हैं। अगर कोमा पेशेंट का तो वेंटिलेटर हटा तो मर जाएगा, ठीक है। तो वो ना ही लिविंग है ना ही डेड है, ठीक है। बढ़िया। अब बोला ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम केपेबल ऑफ रिस्पोंडिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। चलिए अब आते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड पे, जो इसका दूसरा टॉपिक है, ठीक है। जितना मेरे अर्थ का डाइवर्सिटी उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। कितना होता है? 1.7 से 1.8 मिलियन, जो अभी तक डिस्कवर किया हुआ है, ठीक है। सिस्टमैटिक्स क्या है? टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स को सिस्टमैटिक कहते हैं। लिनियस ने किताब भी लिखा था सिस्टम नेचुरे, और लिनियस को हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। पापा जी हैं ये टैक्सोनॉमी के, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज है टैक्सोनॉमी की, कैसे हम टैक्सोनॉमी या किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उसका क्या क्या फीचर होता है उस पर बात करते हैं। सबसे पहला क्या है सर? कैरेक्टराइजेशन। इसमें सीक्वेंस में सवाल आता है। कैरेक्टराइजेशन क्या हो भैया? हमने कोई ऑर्गेनिज्म देखा, हमने उसका बिहेवियर नोटिस किया और देखा इसके लक्षण कैसे हैं, ठीक है। तो क्या बोला भैया? तो इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सच एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एटसेट्रा। तो इसको हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन, है ना। ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को हमने देखा, अच्छा क्या है, कैसे है, क्यों है, कहां है, किधर है, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। दूसरा होता है सर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या हो भैया? अब उनके लक्षण देख के, है ना, हम देख के क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं इसको आइडेंटिफाई करते कौन है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे मान लो कि लौंडा आया मेरे यहाँ रेसिडेंशियल कैंपस में पढ़ने के लिए, ठीक है, मैंने देखा निहायती मतलब एकदम छिछोराबंदी किए हुए, ठीक है। तो मैंने बोला कि नहीं ये हरामी कैटेगरी वाले लोग के में, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। फिर क्या हुआ? हम उसको फिर अलग बैच में डालेंगे, सी बैच में डाल देंगे, है ना। तो हम उसको एक कैटेगरी या ग्रुप में डाल देंगे। इस कन्वीनियंट कैटेगरी को हम टैक्सा कहते हैं, ठीक है, या ग्रुप को हम टैक्सा कहते हैं। अगर सिंगुलर है तो हम उसको टैक्सॉन कहते हैं, ठीक है। और फिर उसका नामांकन किया जाएगा, है ना, उसका नाम रखेंगे। और नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि हम स्टैंडर्ड नेम रखते हैं, ठीक है। अब मैं इसको गधा बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई उसको बेवकूफ बोल रहा है तो फिर मजा नहीं आएगा ना। एक यूनिफॉर्म नाम रहना चाहिए, सारे टीचर पे जाती है उस बच्चे के बारे में, ठीक है। तो वही तो क्या नोमेनक्लेचर हुआ, ठीक है। कौन सा नोमेनक्लेचर हम सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं? फॉलो करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। किसने दिया था ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिनियस ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का कहीं भी जाए एक ही नाम रहे, ठीक है। अच्छा, कैसे कैसे कौन कौन से रूल्स हैं सर? अगर हम बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो करते हैं? पहला, बोटानिकल नेम्स किस पे बेस्ड है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अच्छा, जूलॉजिकल नेम किसके वजह से? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब इसमें ऑफ फॉर में कंफ्यूज मत करना, ना ही तुम्हारे पास ऐसा सवाल आएगा, ठीक है। लोड मत लेना, दोनों सही है, नंबर मैं दिलाऊंगा, ठीक है। बहुत लोगों ने बहुत लंबा लंबा वीडियो बनाया हुआ है ऑफ और फॉर के ऊपर, पॉइंटलेस चीज है। हम क्यों प्रीपोजिशन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे वाली इस पे लोड लेना नहीं, ठीक है। आईसी बीएन आईसी जेडएन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए। अगर बैक्टीरिया के लिए है तो इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया आईसीएनबी, और वायरस के लिए है तो इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, रूल क्या क्या है अब इस पे इंपॉर्टेंट है। देखो कितना सवाल आया है, तो ये भी भैया आपके फैट में आ जाता है, फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स में आ जाता है, ठीक है। क्या क्या रूल है सर? सबसे पहले देखिए, तो अगर हम एक साइंटिफिक नेम लेते हैं जिसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, ये है साइंटिफिक नेम है, ठीक है। क्या क्या रूल है सर? सबसे पहला, जो ये फर्स्ट नेम है इसको हम बोल देते हैं जीनस, या इसको हम बोल देते हैं जेनरिक नेम। जो ये सेकंड नेम है ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज नेम, ठीक है। पहला रूल नंबर ये हुआ। दूसरा रूल क्या हुआ कि जो जेनरिक नेम है स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, किससे जुड़ा हुआ? स्टार्ट्स विद। जो स्पेसिफिक एपिथेट है ये स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर, ठीक है। अच्छा, अगर प्रिंटेड है ये तो हम इसको इटैलिसाइज करते हैं, इटैलिक्स में लिखते हैं, ठीक है। अगर प्रिंटेड नहीं है तो हम क्या है, हम इसको अंडरलाइन करते हैं। हम इटैलिक्स और अंडरलाइन क्यों करते हैं? इटैलिक्स और अंडरलाइन इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसका लैटिन ओरिजिन दिखाएं, हम इसका लैटिन ओरिजिन दिखाएं। तो हम इटैलिक्स अंडरलाइन क्यों करते हैं? क्योंकि हम इसका लैटिन ओरिजिन दिखाएं, ठीक है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात, ठीक है।
लास्ट चीज क्या है कि हम साइंटिस्ट का नाम भी डालते हैं, ठीक है, नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया, ठीक है। साइंटिस्ट का पहला लेटर कैपिटल में होगा, बाकी सारा स्मॉल में होगा, और साइंटिस्ट के नाम को हम अंडरलाइन नहीं करते हैं, ठीक है। हम लैटिन क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन और लैटिनाइज्ड और रिटन इन इटैलिक्स। व्हेन हैंड रिटन दे आर अंडरलाइन्ड, ठीक। फर्स्ट वर्ड इज जेनेरिक नेम, सेकंड वर्ड इज स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। जैसे होमो सेपियंस में देखोगे तो होमो जीनस है, सेपियंस स्पेसिफिक एपिथेट्स है, ठीक है। जीनस नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर, नेम ऑफ ऑथर इन एब्रिवेटेड फॉर्म अपीयर्स एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम, ठीक है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। इट इंडिकेट्स द स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस, स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। इस पे एक सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। अगला टॉपिक होता है क्या? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, जिसको हम रैंक कहते हैं, ठीक है। टैक्सोन ग्रुप है, टैक्सोन कैटेगरी उसका रैंक है, और वो रैंक ऊपर या नीचे उसको हम हायरार्की कहते हैं, ठीक है। उसको हम हायरार्की कहते हैं, और ईच कैटेगरी और रैंक और टैक्सोन रिप्रेजेंट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सोन। सिंगुलर है तो टैक्सोन है, और प्लूरल है तो टैक्सा है, ठीक है। हायरार्की कैसा होता है सर? तो सबसे ऊपर सबसे बड़ा, दैट इज हाईएस्ट हायरार्की इज किंगडम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फाइलम, उसके बाद आ जाता है क्लास, उसके बाद आ जाता है ऑर्डर, उसके बाद आ जाता है फैमिली, उसके बाद आ जाता है जीनस, और उसके बाद आ जाता है स्पीसीज, ठीक है। सबसे छोटा लोएस्ट रैंक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी कौन सा है? स्पीसीज, ठीक है। सबसे बड़ा रैंक कैटेगरी कौन सा है? दैट इज किंगडम, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक या सिमिलैरिटी डिक्रीज करता जाएगा, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक या सिमिलैरिटी डिक्रीज करता जाएगा। अब इसको याद करने का एक निमोनिक्स होता है हायरार्की का, इस पे सवाल आता है, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, ये इसका हायरार्की होता है, इसको याद रखें। के से किंगडम हो गया, पी से फाइलम हो गया, क्लास सी से क्लास हो गया, ओ से ऑर्डर हो गया, एफ से फैमिली हो गया, जी से जीनस हो गया, तुम्हारा एस से स्पीसीज हो गया, ठीक है। चलिए आइए देखिए स्पीसीज, तो इट अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। तो स्पीसीज में आपस में वो इंटरब्रीड कर सकता है टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो जीनस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, बट स्पीसीज में इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये टेबल अभी हम थोड़ी देर बाद आके देखेंगे, ये टेबल हम थोड़ी देर बाद आके देखेंगे, ठीक है। चलिए जीनस क्या हुआ सर? एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को हम जीनस करेंगे, है ना। जैसे पोटैटो, सोलैनम ट्यूबरोसम, है ना, टोमेटो और ब्रिंजल, ठीक है। सब स्पीसीज कौन से जीनस का है? जीनस इज सोलैनम, ठीक है। लायन पैंथेरा लियो, लेपर्ड पैंथेरा पार्डस, टाइगर पैंथेरा टिग्रिस, कौन सा जीनस है सर? पैंथेरा, ठीक है। बट दिस डिपेंड्स ऑन द जीनस ऑफ कैट, कैट कौन सा जीनस है? फेलिस, है ना। तो तुम्हारा कैट का कौन सा जीनस है? फेलिस। लायन वगैरह टाइगर और इसका कौन सा जीनस है? पैंथेरा, ठीक, बहुत नहीं। उसके बाद आओगे फैमिली, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा, अगर जीनस को मिला दिया हमने, क्लोजली रिलेटेड जीनस को मिला दिया, क्या बन गया भैया? फैमिली, ठीक है। तो फैमिली सोलानेसे में क्या आ गया? सोलैनम आया, पिटूनिया आया और धतूरा आया। फेलिडे में पैंथेरा भी आ गया और फेलिस भी आ गया, ठीक है। ऑर्डर असेंबलेज ऑफ डिफरेंट फैमिली, तो ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो कौन कौन सा? कॉन्वोलेसे और सोलानेसे किस में आता है? पॉलीमोनियल्स में, सब पे सवाल आया हुआ है, ठीक है। कार्निवोरा में क्या हो गया? फेलिडे और कैनिडे। कार्निवोरा में क्या हुआ? फेलिडे और कैनिडे है, ठीक है। क्लास असेंबलेज ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, अगर ऑर्डर्स को रिलेट करें तो उसको हम क्लास कहते हैं, ठीक है। जैसे ऑर्डर प्राइमेटा, कार्निवोरा, सब कहां आ गया? मैमेलिया में आ गया, ठीक है। और क्लास से फिर फाइलम आएगा। प्लांट के केस में फाइलम वर्ड यूज नहीं करते हम, डिवीजन यूज करते हैं, ठीक है। प्लांट में फाइलम यूज नहीं करते हम, डिवीजन यूज करते हैं। तो इट इज एन असेंबलेज ऑफ रिलेटेड क्लास, तो सारा क्लास कहां आ गया? एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एप्स, मैमल, सब कहां आ जाएगा? फाइलम कॉर्डेटा में आ जाएगा। और ये सब कहां आ जाएगा? कौन से किंगडम में आ जाएगा? किंगडम एनिमेलिया में आ जाएगा, विच इज द हाईएस्ट कैटेगरी, ठीक है। चल कुछ के साइंटिफिक नेम जो अभी इधर लिखा था स्पीसीज वाले में, उसको देख लेते हैं। तो देखो पोटैटो सोलैनम ट्यूबरोसम, ठीक है। टोमेटो सोलैनम लाइको पर्सिकम, ब्रिंजल सोलैनम मेलोजिना, लायन हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, मैन होमो सेपियंस हो गया, ठीक है। एक नाइट शेड पे भी सवाल आता था, ठीक है, दैट इज सोलैनम निग्रम। एक नाइट शेड पे सवाल आता है, दैट इज सोलैनम, ठीक है। अब ये वाले डब्बे पे भी देखो सवाल आता है, देखो कितने सारे सवाल आए हुए हैं ये वाले डब्बे पे, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या सर? इसका बायोलॉजिकल नेम से हमको जीनस और स्पीसीज पता चल जाता है। तो तुमको पता है होमो सेपियंस में तो होमो आ गया, सेपियंस आ गया, ठीक है। मुस्का डोमेस्टिका में मुस्का आ गया, डोमेस्टिका आ गया। मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा आ गया, इंडिका आ गया।
ट्रिटिकम एस्टिवम में, ट्रिटिकम आ गया, एस्टिवम आ गया, है ना। तो ये पूरा इसका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या हुआ यहाँ पे, देखो क्या क्या हुआ यहाँ पे। तो हमने सेपियंस होमो ये सब तो देख लेंगे, डोमेस्टिका याद ही हुआ, इंडिका याद ही हुआ, ये भी याद ही हुआ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो होमो सेपियंस हमको पता है किंगडम एनिमलिया में होगा, फाइलम कॉर्डेटा होगा, क्लास मेमिलिया होगा, ऑर्डर प्राइमेटा होगा, ठीक है। यहाँ तक ये भी याद होगा, ठीक है। यहाँ भी हमको ये याद होगा एनिमिलिया है, आर्थ्रोपोडा है, इंसेक्टा है, ठीक है। यहाँ भी हमको ये याद होगा मैंजिफेरा इंडिका प्लांटिम आएगा, एंजियोस्पर्म होगा, डाइकॉट होगा, ठीक है। यहाँ भी हमको ये याद होगा कि प्लांट है, एंजियोस्पर्म है और मोनोकॉट, ठीक है। अब क्या याद नहीं रहा यहाँ होमो सेपियंस का क्या फैमिली, फैमिली तो फैमिली में देखो क्या लगा, फैमिली में देखो क्या लगा, फैमिली में ए ई लगा हुआ है, देखो है ना, राइट। तो होमो सेपियंस है तो होमिनिडे हो गया, मुस्का डोमेटिका था तो मुस्कीडे हो गया, ठीक है। अब सिर्फ मैंजिफेरा इंडिका तुमको याद रखना पड़ता है एनार्कीडिया से, ये याद रखना है, ठीक है। और वीट का याद रखना है, वीट से ऐसे याद रखते हो जैसे जैसे चावल से पोहा बनता है, बट वैसे याद रखते हैं पोएसी पोहा बन गया, तो वहां से तुमको पोएसी याद हो जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ऑर्डर देखो प्राइमेटा याद रहेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ऐसे याद करो डिप्थेरा, मतलब डिप्थेरिया कॉज करता है, वैसे तो बैक्टीरियल डिजीज है बट ऐसे बीमारी कॉज करता है, तो डिप्थेरा हो गया, ठीक है। मैंगो की सैपलिंग आप लगाते हैं तो सैपिंडेल्स हो गया, ठीक है। और इसका पोएसी है तो पोएल्स हो गया, तो ईएस लगा हुआ है, ईएस लगा हुआ है, तो ये तुम्हारा ऑर्डर हो जाता है प्लांट का। तो इस तरह से तुम याद कर सकते हो ये टेबल, और यहां से सवाल आता ही आता है, ठीक है। तो हमने लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट कर लिया। अब अगले चैप्टर पे आते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसपे सबसे ज्यादा सवाल आता है। एक तो फंगाई पे आता है और दूसरा आता है सवाल सबसे ज्यादा तुम्हारा कहां पे, वायरस, वायरॉइड और प्राइम्स पे आता है। तो चलो फटाफट इसको देखते हैं कहां कहां क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ स्पीसीज that are known and described are in range of 1.7 to 1.8 million, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है। क्लासिफिकेशन द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग कैन बी ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट एंड इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने क्या किया, एरिस्टोटल में प्लांट्स को क्लासिफाई किया ट्री, श्रब्स और हर्ब्स में, और एनिमल्स को क्लासिफाई किया रेड ब्लड सेल वाला इनेमिया और रेड ब्लड सेल वाला एनीमा, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स और बिना रेड ब्लड सेल वाला, ठीक है। तो विदाउट रेड ब्लड सेल, विदाउट रेड ब्लड सेल क्या होता है, एनीमिया होता है, तो तुमको याद आएगा एनीमा, ठीक है। और रेड ब्लड सेल वाले में इरिथ्रोसाइट्स होता है, तो ई से इरिथ्रोसाइट याद रखो, ई से इनिमा याद रखो, तो तुमको याद रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा एरिस्टोटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। ये कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इट वाज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथमेन और हुकर ने दिया था, बेंथमेन एंड